आप सभी को मेरा नमस्कार और आप देख रहे हैं लीगल ग्रेविटी। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इंट्रा कोर्ट अपील को, जिसे हम लेटर पेटेंट अपील भी कहते हैं। बेसिकली ये एक ऐसी अपील होती है जिसे कोई पिटिशनर सिंगल जज के दिए गए जजमेंट या फिर ऑर्डर के अगेंस्ट सेम कोर्ट की दूसरी बेंच को दायर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी जजमेंट की अपील हाई कोर्ट में सिंगल जज की बेंच में करी। अब सिंगल जज ने मेरी अपील पर जो फैसला सुनाया, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मेरे पास एक तो ये ऑप्शन है कि मैं अब अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में करूं, जिसे हम इंटर कोर्ट अपील के नाम से जानते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि मैं सेम हाई कोर्ट की लार्जर बेंच, यानी कि सिंगल बेंच से बड़ी बेंच जो होती है वो डिवीजन बेंच, जिसमें 2 जजेस होते हैं, उनके यहाँ अपनी अपील फाइल करूं। तो अगर मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ, मीन्स मैं सेम हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के यहाँ अपनी अपील फाइल करती हूँ, तो इस तरह की अपील को हम इंट्रा कोर्ट अपील या लेटर पेटेंट अपील कहते हैं। इंट्रा कोर्ट अपील की रेमेडी को हमारे हाई कोर्ट्स ने इंडिया में 1865 में शुरू किया था, जब हमारे यहाँ हाई कोर्ट्स लेटर पेटेंट के तहत एस्टेब्लिश किए गए थे। देखिए, ये एक अकेली ऐसी रेमेडी है जो पिटिशनर को हाई कोर्ट के सिंगल जज के जजमेंट या ऑर्डर के अगेंस्ट मिली हुई है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय सेम कोर्ट की लार्जर बेंच के पास अपनी अपील फाइल कर सकता है। अदरवाइज किसी और बेंच के वर्डिक्ट के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ता है। इंट्रा कोर्ट अपील का ऑप्शन देने का मेन पर्पस है कि सिंगल जज से कभी कभी फैक्ट्स या लॉ को समझने में कुछ गलती हो सकती है, और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय पिटिशनर को पहले हाई कोर्ट की एक से ज्यादा जजेस वाली बेंच के सामने अपनी बात को रखने का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट जाने में आने वाला खर्चा भी बचाया जा सकता है। अब हम ये तो समझ लिए कि इंट्रा कोर्ट अपील होती क्या है, पर ये किन मैटर्स में फाइल की जा सकती है, इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। तो इस तरह की अपील हाई कोर्ट के किसी सिविल प्रोसीडिंग में दिए गए जजमेंट या फाइनल ऑर्डर या फिर डिक्री के अगेंस्ट ही की जा सकती है। और अगर किसी मामले में कोई इंपॉर्टेंट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट ही इस बात को आपको बताएगा, यानी कि पिटिशनर को बताएगा कि पिटिशनर इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर सकता है या फिर नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 एंड 227 के तहत इस तरह की अपील को फाइल किया जाता है। इस अपील को फाइल करने के लिए एक पिटिशनर के पास इन 3 तरह के पेपर का होना बहुत जरूरी है। पहला, जजमेंट और ऑर्डर जिसकी अपील करनी है उसकी सर्टिफाइड कॉपी, अपील करने के लिए दिए गए हाई कोर्ट द्वारा सर्टिफिकेट की सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफिकेट ग्रांट करने के लिए दिए जाने वाले ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी। अब जहाँ क्रिमिनल मैटर्स की बात आती है, तो क्या वहाँ पर इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की जा सकती है? तो आंसर होगा नहीं, ये सिर्फ सिविल मैटर्स में ही फाइल की जा सकती है। अगर इस अपील को फाइल करने की टाइम लिमिट की बात करी जाए तो ये 30 दिन होती है कि 30 दिन में ये लार्जर बेंच के सामने फाइल करनी ही है। लेकिन इस टाइम लिमिट को सफिशिएंट रीजनेबल कॉजेज होने पर हाई कोर्ट बढ़ा भी सकता है, और इस 30 दिन के टाइम पीरियड के बाद भी अपील फाइल की जा सकती है। अभी 2025 के एपी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन वर्सेस द तहसीलदार के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील के स्कोप के बारे में बात की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि एक इंट्रा कोर्ट अपील किसी नॉर्मल स्टेट्यूटरी अपील की तरह नहीं है, जो एक इंफीरियर कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट किसी सुपीरियर कोर्ट में की जाती है, और ना ही ये एक क्रिमिनल अपील की तरह होती है। इसीलिए इस तरह की अपील पर सुनवाई करते टाइम हाई कोर्ट की एक बेंच हाई कोर्ट की दूसरी बेंच को रिट इशू नहीं कर सकती, और ना ही कभी एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट को रिट इशू कर सकता है। इस तरह से एक नॉर्मल अपील से अलग होती है एक इंट्रा कोर्ट अपील, जो सिर्फ सैद्धांतिक रूप से एक अपील होती है। जैसे कि एक क्रिमिनल अपील जो होती है, उसमें क्या होता है कि एक अपीलेट कोर्ट जो भी एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड होते हैं उनकी नए सिरे से जांच करता है। लेकिन एक इंट्रा कोर्ट अपील में क्या होता है कि एक सिंगल जज के दिए गए जजमेंट या फिर ऑर्डर की लीगैलिटी एंड वैलिडिटी को जांचा जाता है, और इसे केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब इस जजमेंट में कोई पेटेंट एरर मींस स्पष्ट त्रुटि मिले, या फिर ऐसे जजमेंट कानून द्वारा बनाए गए या तय किए गए किसी प्रिंसिपल के अगेंस्ट में हो। अब अगर किसी केस में उसके फैक्ट्स के बेसिस पर और जो एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड हैं उनके बेसिस पर 2 व्यूज पॉसिबल हैं, और जजमेंट देते टाइम सिंगल जज ने एक व्यू को अडॉप्ट किया है जो पूरी तरह से उस केस के अकॉर्डिंग रीजनेबल है और लॉजिकल है, तो वो बना रह सकता है, भले ही डिवीजन बेंच उस मामले में दूसरे व्यू पर जा रही हो। अब इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्वेश्चन को आंसर किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए कोई 2 जजमेंट हैं जो दोनों एक दूसरे से असंगत हैं, डिफरेंट हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हाई कोर्ट्स को क्या करना चाहिए, कौन से जजमेंट की तरफ जाना चाहिए। इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट
एक दूसरे से असंगत है, मेल नहीं खा रहे हैं, तो हाई कोर्ट्स को एक का अनुसरण और दूसरे की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। मतलब एक को फॉलो करे और दूसरे को बिल्कुल इग्नोर कर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन दोनों जजमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश करनी चाहिए और उस जजमेंट को फॉलो करना चाहिए जिसके फैक्ट्स उस प्रेजेंट केस के फैक्ट्स से ज्यादा मेल खा रहे हो, मैच कर रहे हो। तो आई होप आज का ये टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। इफ यस देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लीगल ग्रेविटी और अपना प्रीशियस फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक नया टॉपिक लेकर, तब तक बने रहिए लीगल ग्रेविटी के साथ। नमस्कार।